नमस्कार, मैं हूं नीलू। 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। और संभल से इस वक्त खबर लेते हैं, जहां पर शाही जामा मस्जिद में पुताई का काम शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंच जाएगी और इसके बाद एएसआई की टीम की निगरानी में रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल मुस्लिम कमेटी के लोग भी मस्जिद पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम गुरुवार को मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी, जहां पर एएसआई की टीम ने सफेदी और मरम्मत का काम शुरू होने से पहले मस्जिद का सर्वे किया। इस दौरान टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों को चिन्हित किया जहां सफेदी और मरम्मत की जरूरत है, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है अब बहुत जल्द मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाए। जो मस्जिद प्रशासन के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर में एएसआई की टीम भी पहुंच जाएगी। बातचीत करने के लिए संभल से सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कितनी देर में यहां पर एएसआई की टीम पहुंच जाएगी और क्या हम ये मान के चले कि आज रंगाई पुताई का काम जामा मस्जिद में शुरू हो जाएगा या थोड़ा और वक्त लगेगा? देखिए पहले मैं आपको बता दूं, संभल में होली और जुमे की नमाज बड़ी चुनौती थी। प्रशासन ने उस पर विजय पाई है और शानदार तरीके से यहाँ पर होली मनी है, वहीं जुमे की नमाज भी संपन्न हो गई। अगर बात की जाए संभल की जामा मस्जिद की पुताई की, तो गुरुवार को एसआई की टीम यहाँ पर हाई कोर्ट के निर्देश पर पहुंची थी, जहाँ पर उन्होंने मेजरमेंट किया है, पैमाइश की है कि किस भाग में कितनी पुताई होनी है। दरअसल में बाहरी हिस्से में ये तमाम सारी पुताई होनी है। वहीं पर ईद पर जामा मस्जिद की सजावट को भी हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। तो टीम ने यहाँ पैमाइश की। इसके बाद टीम करीब 1.5 घंटे तक यहाँ जामा मस्जिद में रुकी रही है। बाद में जामा मस्जिद के सदर का बयान आया, उनका कहना है कि टीम अपने अधिकारियों से अप्रूवल लेगी, अप्रूवल के बाद ही पुताई होनी है। चूंकि इसके बाद में एक दिन होली का चला गया, जुमे की नमाज थी, तो लगातार 2 दिन हो गए हैं। आज ही उम्मीद की जा रही है कि एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और पुताई की अनुमति देगी, जिसके बाद पुताई शुरू हो जाएगी। हालांकि इस संबंध में जामा मस्जिद कमेटी के पास एएसआई की टीम का अभी कोई लोकेशन नहीं है। जामा मस्जिद के सदर मस्जिद में बैठे हुए हैं, वहीं टीम का इंतजार हो रहा है। टीम के पहुंचने के बाद स्थितियां साफ होंगी कि पुताई आज शुरू होती है। सुनील, 7 दिन का वक्त दिया है जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का, इसमें से शायद 2 दिन या 3 दिन निकल चुके हैं। कितने दिन निकल गए हैं? अब तो बहुत कम दिन बचा हुआ है। ऐसे में हम ये मान के चले कि अगर आज हरी झंडी मिल जाती है तो आज से इस काम की शुरुआत हो जाएगी, और नहीं तो फिर कल से शुरू होगी, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर ही इसे पूरा करना है। जी, जामा मस्जिद के सदर ने ये कहा है कि 7 दिन में हम इसको पुताई पूरा करा लेंगे, लेकिन ये 2 दिन का या 3 दिन का जो गैप हो गया है, इसके लिए कोई टाइम आउट मिलेगा कमेटी के लिए, ये सब तो बाद में साफ हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर एएसआई का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद में ये साफ होगा पुताई आज होगी या कल होगी। सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी। पीछे की तस्वीर दिखा सकते हैं वहां पर? क्या मस्जिद के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं? एएसआई का इंतजार किया जा रहा है। कुछ हलचल दिखाई दे रही है क्या? देखिए नीलू, हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सब उस जामा मस्जिद को दिखाएं। ये जामा मस्जिद है, यहाँ पर शांति है। कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, 1-2 यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं। कुछ आम लोग जो मस्जिद आते जाते हैं वो धीमे धीमे आ रहे हैं, जा रहे हैं। 1-2 लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एकदम शांति का माहौल है। वहीं इंतज़ार इस बात का है कि एएसआई यहाँ पर पहुँचे और पुताई शुरू हो, जिसको लेकर यहाँ सदर मौजूद हैं। जी चलिए, ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जैसे वहां पर एएसआई की टीम पहुंचती है, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद हरि मंदिर विवाद के बीच रंगाई पुताई पर एक और विवाद शुरू हो गया। हरि मंदिर के वादी पक्ष ने जामा मस्जिद पर हरे रंग की पेंट का विरोध जताया है। उन्होंने सफेद रंग की पेंट की मांग की है। दरअसल मस्जिद पक्ष की मांग पर हाईकोर्ट ने एएसआई की देखरेख में जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पुताई कराने का आदेश दिया है। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफ़ेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा।
बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने संभल में शांतिपूर्वक होली मनाए जाने पर लिखा कि दशकों बाद संभल में मनाई गई होली ये दिखाती है कि बीजेपी ही हिंदू हितों की संरक्षक है। याद रहे कि संभल में हिंदू मंदिर और त्योहार मुगल या फिर अंग्रेजी शासन के दौरान नहीं बल्कि आजादी के बाद कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के शासनकाल से लुप्त हुई। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड जो हैं अमित मालवीय, उन्होंने संभल में शांतिपूर्वक होली मनाए जाने पर एक एक्स पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि दशकों बाद संभल में मनाई गई होली ये दिखाती है कि बीजेपी ही हिंदू हितों की संरक्षक है। याद रहे कि संभल में हिंदू मंदिर और त्योहार मुगल या अंग्रेजी शासन के दौरान नहीं बल्कि आजादी के बाद कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के शासनकाल में लुप्त हुई। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप मढ़ दिया। सदियों से संभल के साथ साथ पूरे देश में हमेशा होली मनाने की परंपरा रही है और हमेशा लोग मनाते रहे। ये आज कोई नई होली नहीं मनाई जा रही है, लेकिन बीजेपी की तुच्छ मानसिकता कि हमेशा उसने त्योहारों पर हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में बांटने का प्रयास किया है, जो कि आज बीजेपी अपने इरादे में नाकाम रही है। हमारे देश में सारे देशवासियों ने धूमधाम से होली भी मनाया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ध्रुवीकरण की सियासत को बढ़ावा देती है और कराती हुई नजर आती है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन आप लोग कितनी भी नफरत फैला लीजिए, हमारे देश में सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग आपसी भाईचारे, सौहार्दपूर्ण रह करके सारे पर्व मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने तमाम बार इस तरह के नफरती बयान दिए जिससे पोलराइजेशन हो सके। और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने ओडिशा के पुरी में होली खेली और इस मौके पर भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान बीजेपी सांसद संबित पात्रा भी मौजूद रहे। तस्वीरें ओडिशा से पुरी से आ रही है, जहां पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने होली खेली। आप देखिए किस तरह से फूलों की होली, गुलालों की होली हेमा मालिनी खेलती दिखाई दी। ओडिशा का पुरी, जहां पर संबित पात्रा भी उनके साथ मौजूद। और उत्तर प्रदेश एटीएस ने आगरा में 2 पाकिस्तानी जासूस रविंद्र सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। रविंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आगरा का रहने वाला रविंद्र सिंह बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर फिरोजाबाद में चार्जमैन के पद पर रविंद्र कुमार तैनात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कई अहम जानकारियां आईएसआई को देने का आरोप है। एटीएस के एडीजी नीलाब्सा चौधरी ने कहा कि आईएसआई ने महिलाओं के नाम पर हैंडलर बनाए हैं। नेहा शर्मा नाम के हैंडलर ने रविंद्र को हनी ट्रैप किया और जानकारी मांगी। गगनयान से जुड़ी जानकारी भी साझा करने की आशंका जताई जा रही है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं।
खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। कार सवारों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। थाना जखौरा के ग्राम गोरा के राजघाट नहर में बेकाबू कार गिर गई। लोगों ने किसी तरह से ट्रैक्टर से कार को खींचकर बाहर निकाला। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त कार हुई, नहर में गिरी। हालांकि बाद में इसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका, वो भी ट्रैक्टर की मदद से। और मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस ने एसओजी की टीम ने नवीपुर फैक्ट्री एरिया के आधा दर्जन से ज्यादा छात्र बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करा दिया है। वहीं 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। आरोपियों के पास से चोरी किया गया एक करीब 7 टन स्क्रैप, असलाहा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की कार बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को चेन्नई से बदमाशों ने 55 लाख रुपए का स्क्रैप चोरी कर फरार हो गए थे। पकड़े गए बदमाशों के नाम शाकिर, सलीम, अजमल, जाहुल, अकरम और मौसम बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं। गुजरात के वडोदरा में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां पर एक नशे में धुत युवक ने कई लोगों को तेज रफ्तार मर्सिडीज कार से कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार चलाने वाले आरोपी का नाम रक्षित है, जो कि वाराणसी का रहने वाला बताया जा रहा है। एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। फुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। स्थल पे फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स और आरटीओ का एक्सपर्ट्स वगैरह कल मुलाकात से जो ऑन द स्पॉट टायर मास, उसका पॉसिबल क्राइम सीन से फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकते हैं, उसको एकत्रित कर रही है। और पुलिस जो व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे, उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए था। सर मैं वहाँ से ऋषिगढ़ से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? बरेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक छोटी काली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था, उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला, कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। बंदे नहीं दिखाई दिए। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हो गया है। 2 बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की जान चली गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। कोतवाली देहात क्षेत्र के रदपुरवा रोड की यह घटना बताई जा रही है। होमगार्ड की मौत से घर में गम का माहौल। और नोएडा के 3 मेट्रो रूट का होगा टोपोग्राफी सर्वे। बेहतर क्वालिटी के लिए मेट्रो को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। सेक्टर 37 बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट होगी। सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 से कनेक्ट होगी मेट्रो। ब्लू लाइन मेट्रो को एक्वा लाइन मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब मेट्रो की सुविधा और ज्यादा और बेहतर होगी, और इसके लिए नोएडा के 3 मेट्रो रूट का होगा टोपोग्राफी सर्वे। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हिमांशु, अगर नोएडा की बात की जाए तो लगातार मेट्रो के रूट यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। अब ऐसे में जो टोपोग्राफी हो रही है, इसकी क्या अहमियत है और किस तरह से अब लोगों को बेहतर सुविधा मेट्रो को लेकर या कहीं कहीं जो कनेक्टिविटी है जो जोड़ेगी आपस में, उसको लेकर? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, नोएडा में लगातार मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है और उसी क्रम में अब क्योंकि प्रस्तावित रूट थे और लंबे वक्त से डीपीआर जो है संशोधित भी हुई और उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को भेज दी है। इसी बीच एनएमआरसी ने एक डिसीजन लिया है ट्रोपोग्राफी सर्वे का, और ट्रोपोग्राफी सर्वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से क्योंकि जब मेट्रो के पिलर की खुदाई होती है, इस लिहाज से सॉइल टेस्टिंग भी की जाती है, आसपास के एरिया को भी देखा जाता है और जो भविष्य में प्रोजेक्ट आने वाले होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सर्वे कराया जाता है। और तीनों रूट्स में देखिए, नोएडा के सेक्टर 37 है, बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है, ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन है, लिहाजा इसकी कनेक्टिविटी सीधे एक्वा लाइन से हो, इसलिए सेक्टर 142 से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें सेक्टर 51 वो भी ब्लू लाइन का है और इसको नॉलेज पार्क 5 से सीधे कनेक्ट किया जाएगा। और साथ ही नोएडा डिपो एक मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी बना हुआ है, वहां से बुड़ाकी रेलवे स्टेशन को कनेक्ट किया जाएगा। जनपद और बुड़ाकी 2 गांव है, लिहाजा मेट्रो का विस्तार हो रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही जो राइडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो रोजाना नोएडा से ग्रेटर नोएडा नौकरी के काम से जाते हैं, जाम की समस्या से जूझते हैं, उनको भी निजात मिलेगा और मेट्रो का लगातार विस्तार किया जा रहा है और इसी क्रम में अब टोपोग्राफी सर्वे कराने का डिसीजन लिया गया है। जी ठीक है हिमांशु, जिस तरह से टोपोग्राफी सर्वे की बात हो रही है, खास तौर पर हमने देखा है कि जो ग्रेटर नोएडा है उसको कहीं ना कहीं जोड़ने की कवायद चल रही है। अब इसके बन जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खास तौर पर मेट्रो का इंतजार करते हैं कि अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। उनके लिए ये इंतजार खत्म होगा। हालांकि अभी ये शुरुआती है, पहले टोपोग्राफी होगी, फिर ये डिसाइड होगा कि कहां कहां कैसे कैसे कनेक्टिविटी होगी, लेकिन इससे लोगों को सुविधा जरूर हो जाएगी। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से मेट्रो का विस्तार हो रहा है, क्योंकि पहले कनेक्टिविटी नोएडा से ग्रेटर नोएडा की नहीं थी, लिहाजा मेट्रो स्टेशन एक्वा लाइन का एक्सटेंशन किया गया और अब वो परिचौक होते हुए डिपो तक जाती है। लिहाजा जो लोग नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प है एनएमआरसी और उसमें राइडरशिप भी लगातार। ठीक है हिमांशु, तो सुविधाएं बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब जरा हिमांशु की रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होने वाली है और लोगों को इससे फायदा पहुंचने वाला है। रेल कॉरपोरेशन यानी एनएमआरसी अपने 3 रूटों का टोपोग्राफी सर्वे कराएगी। दरअसल में ये 3 रूट, एक रूट जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा का सेक्टर 137 यानी यहां से सीधे 142 की तरफ मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 51 से लेकर और नॉलेज पार्क 5 तक और तीसरा जो है वो मेट्रो डिपो से लेकर बोड़ाकी तक, इनमें मेट्रो स्टेशंस बनाए जाएंगे और इसी के लिए टोपोग्राफी सर्वे कराया जाएगा। टोपोग्राफी सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें सॉइल टेस्टिंग की जाती है, साथ ही आसपास तमाम जो रिहायशी सेक्टर हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो या भविष्य में कोई बड़ा प्रोजेक्ट उसके आसपास ना आए। लिहाजा इस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है टोपोग्राफी सर्वे और अब इसी टोपोग्राफी सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें तीनों रूट की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है और माना जा रहा है कि जल्द ये अप्रूव हो जाएंगे। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए टोपोग्राफी सर्वे कराया जाएगा और साथ ही ऐसे में लाखों लोगों को रोजाना फायदा मिलेगा, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। क्योंकि फिलहाल जो नोएडा सेक्टर 37 है बोटैनिकल, यहाँ से अगर किसी को परिचौक जाना है तो सबसे पहले 51 जाना होता है। 51 मेट्रो स्टेशन से रूट चेंज होता है जो कि परिचौक को जाता है। लिहाजा जो ब्लू लाइन है इसको जोड़ा जाएगा एक्वा लाइन से सीधे। इसी तर्ज पे आपको बता दें कि जो सेक्टर 51 है उसको नॉलेज पार्क से सीधे कनेक्ट किया जाएगा क्योंकि नॉलेज पार्क में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा जो बोड़ाकी है नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है, वहाँ पे भी डिपो स्टेशन ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ से उसको जोड़ा जाएगा जिसमें 2 गांव हैं और दोनों में स्टेशंस बनेंगे मेट्रो। लिहाजा 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से ये तीनों प्रोजेक्ट तैयार होंगे, लेकिन अब इसके लिए कंपनी के चयन की शुरुआत कर दी गई है जो टोपोग्राफी सर्वे करेगी और उसके बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।
बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की आज जयंती है और इस मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी, आज उनके जन्मदिन पर बीएसपी की ओर से कार्यक्रमों पर सभी कार्यकर्ताओं का उद्वेली तहे दिल से आभार है। इस मौके पर उन्होंने दूसरे दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों की सरकारों की अधिकतर बातें दावे, हवा हवाई और छलावा है। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, उसके कई जिले मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है। अलीगढ़, मेरठ, बागपत, मथुरा में बारिश हुई है। वहीं शाम को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश ने दस्तक दी। मौसम विभाग ने साउथ दिल्ली के लिए ओले का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल की बात की जाए तो बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ मौसम सर्द बना रहेगा। वहीं अगर उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी का अलर्ट यहां पर जारी किया है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर सहित प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नीति मलारी घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं पहाड़ में हुई बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ ही क्षेत्र में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ताजा यह तस्वीरें यमुनोत्री धाम से आई है, जब यहां पर रात में जमकर बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें यमुनोत्री धाम की हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा धाम इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। इसके अलावा गंगोत्री धाम, हर्षिल, मुखवा में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो जो ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाके हैं वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उत्तरकाशी, बहुत ही सुंदर नजारा बर्फबारी है। वहीं अगर चमोली की बात की जाए तो मौसम बदल गया है। यहां पर भी देर रात से झमाझम बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी, माणा घाटी में बर्फबारी हो रही है। साथ ही जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में तो देर रात से बर्फबारी हो ही रही थी। अब ये बर्फ निचले इलाकों में भी पहुंच चुकी है। इस समय आप देखिए किस तरीके से इन निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे ये बर्फ निचले इलाकों में शुरू हो चुकी है। चमोली में इसी तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है और बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि निचले इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत जरूर है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।